अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सेकेंड ईयर की जो बायोलॉजी की बुक है वो चेंज हो गई है और इस नई बायोलॉजी की जो बुक के लेक्चर्स हैं वो ऑनलाइन इस टाइम बहुत ही रेयर चैनल्स के ऊपर पड़े हैं। तो मैंने छोटी सी काविश ये की है कि चलें ये न्यू सिलेबस है, बच्चों को डिफ़िकल्टी होगी ऑनलाइन पढ़ने में, तो न्यू सिलेबस के जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्ड करते हैं और इसकी इस सीरीज़ को पूरा स्टार्ट करते हैं और इसमें जो पूरे यूनिट्स हैं इंशाल्लाह वो सारे ऑनलाइन जो है करेंगे कवर। तो आपने इन तमाम लेक्चर्स को सुनना है और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 1 सेकेंड ईयर बायोलॉजी का, वो हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। बेसिकली ये होम्योस्टेसिस से हमारा यूनिट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो होम्योस्टेसिस का ओल्ड बुक में ये कंप्लीट चैप्टर था फर्स्ट, न्यू बुक के अंदर भी यही सेम चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर है जो हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें होम्योस्टेसिस की, तो एक ऐसा वाइटल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मेंटेन करते हैं स्टेबल कंडीशंस को। बाहर की कंडीशंस के चेंज के आने के बावजूद, बाहर जो मर्जी हो जाए, बाहर तूफान आंधी आ जाए, जो मर्जी हो जाए, उन तमाम कंडीशन के चेंज होने के बावजूद जो है बॉडी के अंदर जो कंडीशन है वो कांस्टेंट रहती है। हमारी बॉडी एक छोटे बच्चे की तरह जिद करती है कि अगर एक छोटे बच्चे को लाजमी जो जिद है उसमें पूरी करनी होती है, चाहे कंडीशन फेवरेबल हो चाहे ना हो, बट उसने अपनी वो शर्तें मनवानी होती हैं। हमारी बॉडी को भी सेम यही रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी ने अंदर भी कंडीशन को कांस्टेंट मेंटेन करना ही करना है। तो जब कांस्टेंट मेंटेन ना किया तो डेथ के चांसेस हैं, डेथ हो जाएगी, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सर्वाइव करने के लिए जो है कांस्टेंट कंडीशंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म में सबसे पहले हम एलिमेंट्स पे बात करेंगे कि होम्योस्टेसिस के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अगर हम एलिमेंट्स को स्टडी करें तो हमारे पास सबसे पहले 3 मेजर एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स को हम ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। ट्रांसड्यूसर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं। तो रिसेप्टर्स दरअसल वो कोई सेल्स या टिश्यूज होते हैं या वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो है किसी चेंज को सेंस करते हैं, किसी गड़बड़ को ये पहचान लेते हैं कि क्या मसला पैदा हो गया है, क्या खराबी हो गई है, उसको ये पहचान लेते हैं फ़ौरन। जैसे घर में एक बूढ़ी खतून होगी हैं, कोई भी अगर मसला हो, घर में कोई गड़बड़ हो, तो उनको आइडिया हो जाता है कि घर में क्या चल रहा है। तो ये सेम रिसेप्टर भी वही काम कर रहे होते हैं। हमारी स्किन में रिसेप्टर पड़े हैं जो टच को सेंस करते हैं, टेम्परेचर को सेंस करते हैं, और इसका हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर रिसेप्टर्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं। हमारी आइज़ के अंदर रिसेप्टर हैं जो कि लाइट को सेंस कर रहे हैं। कानों में रिसेप्टर हैं जो कि साउंड को सेंस कर रहे हैं। तो रिसेप्टर्स जो है डिफरेंट जगहों पर पड़े हैं जो कि सेंसेशन में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स हैं। रिसेप्टर जब भी मालूमात को सेंस करते हैं, एक छोटे सा फ्लोर चार्ट ड्रॉ के यहाँ पे, ये हमारी बॉडी में ट्रेडिशन है इंटरनल, जब भी इनमें कोई इम्बैलेंस आएगा, जब भी कोई इम्बैलेंस आएगा, इम्बैलेंस के आते ही फौरन रिसेप्टर्स का पहचान लेंगे। रिसेप्टर्स जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद वो मैसेज देंगे कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर में 2 चीज़ें हैं, ब्रेन होगा या फिर स्पाइनल कॉर्ड होगा। तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज जाएगा और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे और वो मैसेज देंगे इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स फाइनली बॉडी के अंदर जो तब्दीलियां पैदा करेंगे जिसकी वजह से वो रिसेप्टर ने सेंसेशन पैदा की थी। जो चेंज रिसेप्टर ने सेंस किया था उस चेंज को नॉर्मलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इफेक्टर्स जो अपना काम कर रहे होंगे। तो इफेक्टर्स हमारे पास 2 चीज़ें हैं मेजर, एक ग्लैंड होते हैं और एक मसल होते हैं। अगर तो केमिकल कोऑर्डिनेशन चल रही है बॉडी में, अगर तो केमिकल के चेंज आएंगे, फर्ज कर लें हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बदल गया, ग्लूकोज का लेवल नीचे हो गया, ऊपर हो गया, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी में पैंक्रियाज जो है हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए। इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है। ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोज कम हो गया तो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस होगा। तो हमारी बॉडी में पैंक्रियाज ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करके इसको रेगुलेट कर रहा होता है। अगर तो सपोज कर लें नर्वस कोऑर्डिनेशन है, फर्ज कर लें कोई चीज़ टच हुई है आपको, तो टच होते ही वो मैसेज आता है ब्रेन के पास और आप फौरन आप सेंस करते हैं और आप मैसेज देते हैं हमारे इस पूरी आर्म के मसल्स को। मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन से अब हाथ को मूव करवा पाते हैं और उस टच के अगेंस्ट एक्शन हम आप ले पाते हैं। तो इन केस ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है मसल्स हमारे पास क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो ये बस एलिमेंट्स बेसिक से आपने देख लेने, तो ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एलिमेंट्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। तो इस तरह का एक शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। आगे हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है फीडबैक मैकेनिज्म, जो हमने समझना है।
बच्चों जितने भी प्रोसेसेस लिविंग स्पीशीज की बॉडी में चल रहे होते हैं वो हमेशा फीडबैक से ही रेगुलेट हो रहे होते हैं। फीडबैक क्या होगा? ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है एक्चुअल में। अगर हमारी बॉडी में कोई भी चीज ज्यादा मिकदार में बढ़ जाती है, एक्सेस हो जाती है, एक्सेस तो कुछ भी हो नुकसानदा होता है, एक्सेस हमेशा डेंजर होता है, वो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी दुनिया में हो सकता है। तो कुछ भी अगर मिकदार में नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाए तो वही जो एक्सेस चीज बढ़ी थी बॉडी के अंदर, वो एक्सेस चीज ही बॉडी के अंदर चाहे वो हमारी जो उस सिस्टम है वो रिएक्शन चल रहे थे जिसकी वजह से वो एक्सेस चीज बढ़ी थी, उन्हीं को आगे वो काम करेगी। तो जरा सा इसको डिफाइन करते हैं कि एक किसी भी प्रोडक्ट की जो आउटपुट होती है वो आउटपुट ही किसी सिस्टम के कंट्रोल को कर रही होती है, किसी भी सिस्टम को वो कंट्रोल कर रही होती है, किसी भी सिस्टम के अंदर रिएक्शंस को वो बैलेंस कर रही होती है। तो दरअसल ये फीडबैक मैकेनिज्म में किसी सिस्टम की आउटपुट ही जो मिकदार में बढ़ गई थी, जिसकी मिकदार ज़्यादा हाई हो गई थी, तो वो आउटपुट ही दरअसल उस रिएक्शन को, उस सिस्टम को डिग्रीज की तरफ लेके जा रही होती है या मेंटेन कर रही होती है। इसको नाम देंगे फीडबैक मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रह चले बॉडी में तो चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी और एक्सेस हमेशा हार्मफुल होती हैं, या कम हो जाएंगी और कम हमेशा हार्मफुल होती हैं। फीडबैक मैकेनिज्म की दो टाइप्स हमारे पास हैं, एक है नेगेटिव फीडबैक और एक है पॉजिटिव फीडबैक। जो मोस्टली फीडबैक हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं वो मोस्ट कॉमन जो फीडबैक है वो नेगेटिव फीडबैक। हमारी बॉडी नेगेटिव फीडबैक के थ्रू पूरी बॉडी के सिस्टम्स को रेगुलेट कर रही होती है। नेगेटिव फीडबैक क्या है बताओ? अगर नेगेटिव फीडबैक की बात करें तो इस फीडबैक में एक आउटपुट ही, एक सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा होता है। यानी किसी रिएक्शन का जो आउटपुट होगा वो उस रिएक्शन के सिस्टम को या एक्टिविटी को या उस प्रोसेस को डिक्रीज करेगा, आउटपुट ही। तो इसको नाम देंगे नेगेटिव फीडबैक। जैसे बॉडी टेम्परेचर है, ग्लूकोज लेवल है, मैंने एग्जांपल दिया आपको अभी, तो ये नेगेटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक में हमने एक चीज को एक स्पेसिफिक लेवल तक कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमेशा हम कम करेंगे, कांस्टेंट मेंटेन करना है हमने। कांस्टेंट मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल हम समझते हैं बॉडी टेम्परेचर की। फर्स्ट चलने बच्चों, हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो गया, गर्मी का मौसम है, गर्मी के बढ़ने से टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। अब बॉडी में जो एंजाइम्स हैं उनको 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए काम करने के लिए, उन्हें 37 लेना है, कभी वो सर्वाइव करेंगे, वो काम करेंगे। अगर तो 37 से बढ़ गया, 39, 40 प्लस हो गया, तो उस केस में जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाएगी। उनके डीनेचरेशन से फाइनली एंजाइम इनएक्टिव होंगे और डेथ हो जाएगी। तो अगर टेम्परेचर फर्स्ट करने बढ़ता है तो उस केस में थर्मोरिसेप्टर पड़े हैं, वो पहचानते हैं, मैसेज देते हैं थर्मो रेगुलेटर्स लाइक हाइपोथैलेमस इसको। तो सपोज कर लें हीट बढ़ी हमारी बॉडी में, हीट की वजह से बॉडी का टेम्परेचर राइज हुआ, राइज होने से थर्मोरिसेप्टर ने सेंस किया, थर्मोरिसेप्टर ने मैसेज दिया थर्मो रेगुलेटर्स को, यानी ब्रेन को, ब्रेन ने मैसेज दिया आगे स्वेट ग्लैंड्स को कि भाई अगर टेम्परेचर ज़्यादा फर्ज दल हाई हो गया, गर्मी का मौसम है, बॉडी में हीट ज़्यादा एक्सेस आ गई थी, तो स्वेट ग्लैंड को मैसेज मिलेगा कि आप जो है बॉडी के अंदर की सारी हीट को स्वेट की फॉर्म में बाहर निकाल दो। स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग से टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर बॉडी का कम होगा तो उस केस में थर्मोरिसेप्टर्स को मैसेज मिलेगा कि हाँ भाई अब सुकून हो गया, अब बॉडी की हीट सारी बाहर निकल गई है। तो उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये लिसिम इसकी सेकंड टाइप है, ये लेस कॉमन टाइप है फीडबैक की। इसमें क्या होता है कि आउटपुट ही सिस्टम की एक्टिविटी को इनहेंस कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। तो ये बहुत कुछ रेयर एग्जांपल्स हैं इसमें जो लिस्ट से रहेंगे। ब्लड क्लॉट मैकेनिज्म एक पॉजिटिव फीडबैक है। चाइल्ड बर्थ है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग बर्थ, तो ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक है। या मिल्क सकलिंग है, बच्चे का दूध का पीना, ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक है। जब बच्चा माँ के मेमोरी ग्लैंड्स के निपल्स को सक करता है तो सक करते ही मैसेज जाता है माँ के मेमोरी ग्लैंड्स के निपल से, जब नर्व्स पड़ी होंगी, नर्व एंडिंग्स होंगी, वो मैसेज देंगी मदर के ब्रेन को, और ब्रेन से मैसेज आएगा फाइनली मदर के मेमोरी ग्लैंड्स के जो मिल्क वाली डक्ट्स हैं उनके पास। डक्ट्स डायलेट होंगे, डायलेशन से फाइनली जो मिल्क है वो इजेक्ट होगा। जितना ज्यादा बच्चा सक करेगा उतना ही ज्यादा मिल्क बाहर आएगा, उतना ही ज्यादा ये प्रोसेस रिपीट होगा बार बार। तो ये पॉजिटिव फीडबैक का। इसी तरह एग्जाम्पल यहाँ से हुई हमारी टेक्स्ट बुक का सिलेबस का पार्ट है वो चाइल्ड बर्थ की। बच्चों स्कोर कर लें, फिटस है वो जब उसकी एक स्पेसिफिक एज लिमिट पूरी हो जाएगी, जो यूजली 280 डेज का ड्यूरेशन होता है, 5-10 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो 280 दिन का ड्यूरेशन है, जब वो पूरा हो जाएगा यूट्रस के अंदर, तो उस टाइम उसकी जो बॉडी की पूरी एक लेंथ है जो अचीव होनी थी वो अचीव हो जाएगी, विथ लेंथ अचीव हो जाएगी, फुली वो ग्रो कर चुका होगा। तो अब उसने वहाँ से बाहर आना है और माहौल में आके बाहर ग्रो करना है, फर्दर सर्वाइव करना है। तो उस केस में उसमें स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग से यूट्रस वॉल को, उसकी जो टांगे हैं, उसका पूरी बॉडी है वो टच होगी, यूट्रस वॉल सेंस करेगी कि कुछ तो टच हो रहा है।
तो यूट्रस वॉल मैसेज देगी फाइनली ब्रेन को कि भाई बच्चा जो है वो टच कर रहा है मुझे तंग कर रहा है, तो आप काइंडली कुछ करो, इसको भगाओ यहाँ से। तो उस केस में जो है मैसेज आएगा ब्रेन से यूट्रस वॉल के पास इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की फॉर्म में मैसेज ब्रेन भेजेगा यूट्रस वॉल के पास कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो और कॉन्ट्रैक्शन करके इस बच्चे को निकालो यहाँ से बाहर, ये तो यूट्रस वॉल को डैमेज कर रहा है, निकालो इसको यहाँ से दबा करो। तो उस केस में यूट्रस वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होगी और कॉन्ट्रैक्शन से फाइनली हाइपोथैलेमस के पास मैसेज आएगा बार बार। जब कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी तो हाइपोथैलेमस और मैसेज देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई आप ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करो। ऑक्सीटोसिन फर्दर जाएगा फाइनली यूट्रस वॉल के पास और फाइनली कॉन्ट्रैक्शन आगे चलती रहेगी और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने से आगे जो यूट्रस है पूरी वो फैलेगी, डायलेट होगी, डायलेशन से जो डिलीवरी के लिए पाथवे बनेगा और फाइनली जो डिलीवरी है वो पॉसिबल होगी और रास्ता बनेगा उसकी डिलीवरी के लिए। ये थे पॉजिटिव फीडबैक के मैकेनिज्म्स। ये एक छोटी सी काविश थी, अगर कोई आपको ये बातें पसंद आई हों तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।